है गाइस व्हाट्सएप। आई होप ऑल इज़ वेल। मैं मनमोहन सिंह फिर से आज एमएनएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अराइवल ऑफ फॉरेनर इन इंडिया कि किस तरीके से अंग्रेज़ जो थे हमारे हिंदुस्तान में आए। आज हम पढ़ेंगे एडवांसमेंट ऑफ ब्रिटिशर। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत की भारत में ब्रिटिश शासक की नवीन बढ़ गए। इस जीत में सेनापति जाफ़र की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने अपना मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और मशूराबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर वह बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफ़र को 24 परगने का जागीरदारी सौंप दी, लेकिन मीर जाफ़र कभी भी चैन से गद्दी पर नहीं बैठ सका। वो एक कमज़ोर, अयोग्य, नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वह अंग्रेज़ों के शासक के आगे कठपुतली बन गया। वह अंग्रेज़ों की इच्छा के आगे कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई जाति से तंग आकर मीर जाफ़र ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिफ को अपनी गद्दी पर रखा ताकि वह अंग्रेज़ों से बातचीत करे और मेरे दबाव कम हो जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने नई चाल चली और मीर कासिफ को अपनी ओर मिला लिया। ये तय कर लिया कि मीर कासिफ को वज़ीर बनाकर वो सारे अधिकार उसको दे दें। मीर जाफ़र को खर्चे के लिए कुछ रकम बतौर उसे कमीशन दे दी जाए। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज से निकलने से पहले अंग्रेज़ों की फ़ौजों ने उसके किले को सारी तरफ से घेर लिया। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की नई चाल का पता चला। वह इस तरह से परेशान हुआ। इसका चित्रकार अंग्रेज़ों के इतिहासकार कर्नल मेलूस के शब्दों में, उस बूढ़े नवाब को उस दिन की याद आ गई जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने मालिक और रिश्तेदार के साथ विश्वासघात किया। मीर जाफ़र उस समय ये अवश्य सोचता होगा कि मैंने प्लासी में उस बालिक और रिश्तेदार के साथ दिया होता जिसने मुझसे भरे शब्दों से पगड़ी की लाज रखने को कहा था, तो मेरी लाज कितनी अच्छी होती। जिस सतह को मैंने इतने नीच और गलत तरीके से प्राप्त किया था, उससे मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा। वह लोग जिनके हाथ में मैंने अपनी मुल्क बेच दिया, आज वो मुझे डरा रहे हैं। वह अंग्रेज़ प्लासी से अब तक मुझे पर हुकूमत चलाते रहे। और अब जो मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं। यदि मैंने प्लासी में उनकी लाश की वजह प्राप्त की होती तो इस वक्त मेरे हाथों में असली हुकूमत होती। मेरा नाम इज़्ज़त से लिया जाता और मेरे मुल्क बच गया होता। आखिर मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने पड़े और अंग्रेज़ों की नवीन और बढ़ गए। उन्होंने मीर कासिफ से बंगाल के 3 ज़िले और ले लिए और साथ में 3 करोड़ का सोना आदि वसूल किया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल का बादशाह शाह आलम बैठा था। अंग्रेज़ों ने अपनी चाल से शाह आलम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर दी। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमाने के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का एक ही उपाय था कि सभी देशवासी एक शक्ति के नेतृत्व पर संगठित हो जाएं
और वो शक्ति थी मुग़ल सम्राट। किंतु इस बीच 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान पर अफ़गानों के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच घमासान युद्ध हुआ। मराठों तो हार गए, पर अब्दाली की जीत के बाद भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वह अफ़गानिस्तान लौट गए और इधर मराठे कमज़ोर हो गए। बच रहे अंग्रेज़ों ने अपने प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए का वादा करके इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप देनी दी, जिसका मतलब ये था कि मालगुजारी की वसूली और दीवानी के मामले को मिटाने के लिए अंग्रेज़ों ने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेज़ों का ये शासक इतना भयानक था कि उन्होंने बंगाल को चूस कर कंगाल कर दिया। सारे बंगाल में तबाही, भूखमरी और अकाल फैल गई। चारों ओर मौत नज़र आने लगी। सन 1772 में वारन हेस्टिंग कंपनी का गवर्नर बनकर कोलकाता आया। इतिहासकार कहते हैं, देश में जो विदेशी की बुनियाद जो रखी थी, वारन हेस्टिंग ने उसको और भी पक्का कर दिया। उसके सामने एक ही बात थी, चाहे ईमानदारी से ही था या बेईमानी से, जैसा भी हो जल्दी से जल्दी भारत की अधिक दौलत इंग्लैंड भेजा जाए। अब आए महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता ने मराठों के लिए आंखों का कांटा बन गई। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक चाल खेली। उस समय गद्दी पर राघव राव बैठा था। गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था। अंग्रेज़ों ने रघुनाथ राव का युद्ध का षड्यंत्र दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। मराठों दरबार में उनकी आना जाना रुक गया, किंतु उन दिनों केशव राव के दरबार पहुंचा और सारी चाल को समझ रहा था। वो व्यक्ति था नाना फडणवीस। वह समझ रहा था कि राघव वह मराठों रजों की नवीन को कमज़ोर कर रहा है, पर उसने नाना फडणवीस की एक बात भी नहीं मानी। 30 अगस्त 1773 को राघव राव ने पेशवा की हत्या कर दी। उस साजिश में अंग्रेज़ों का पूरा की पूरा हाथ था। राघव अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन चुका था। नाना फडणवीस ने मराठों को अंग्रेज़ों के चंगुल से बचाने की कोशिश की। इतिहासकार कहते हैं कि नाना फडणवीस ने कर्नाटक के वीर हैदर अली जिस तरह अंग्रेज़ों के चाल को नाकाम करने की कोशिश की थी, उसमें अगर उससे सफलता मिल जाती तो उस समय देश में विदेशी समय का अंत हो जाता, क्योंकि अपने ही लोगों ने धोखा दिया। कर्नाटक के 2 वीर की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी गई है। ये वीर थे हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली एक मामूली फ़कीर का बेटा था। हैदर अली ने बचपन से ही घुड़सवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए थे। बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फ़ौज में भर्ती हो गया। हैदर अली की वीरता और साहस ने कुछ ही समय में मैसूर का प्रधान सेनापति बना दिया। उस समय रियासत का सेनापति एक मराठा खांडे राव था। उसने
चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडे राव के विश्वासघात का सबको पता चला। मैसूर के राजा ने प्रसन्न होकर हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। उधर अंग्रेज़ भले ही सहन करते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़ गई, हैदर अली से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। नाटे के कई ज़िले खाली कर दिए और उन्हें जीत लिया गया। हैदर अली के बेटे फतेह अली टीपू उस समय 18 वर्ष के थे, तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में मौजूद रहता था। कर्नाटका को अंग्रेज़ों से खाली कराना और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास की ओर भेज दिया, जहां अंग्रेज़ों का जमावड़ा था। टीपू ने मद्रास के किले 5 मील दूर स्टोनमार्श की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और आसपास के अंग्रेज़ी इलाकों को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद हैदर अली भी अपने सेना लेकर मद्रास की ओर चल पड़ा। मद्रास में अंग्रेज़ों का क्या हाल हुआ, इसका वर्णन एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने प्रस्तुत किया। वो लिखता है कि मद्रास विजय के अवसर पर हैदर ने अंग्रेज़ों से मद्रास के किंग जॉर्ज के सदर फाटक पर एक चित्र बनाया, जिसमें हैदर अली एक शमाने के नीचे टोपों के ढेर पर बैठा है। पीछे की ओर किंग जॉर्ज का किला, जिसके पीछे गवर्नर और उसके साथी घुटनों के बल हैदर के सामने खड़ा है। अंग्रेज़ों दूत डुप्ले हैदर के सामने घुटने के टेके बैठा है। डुप्ले के नाक की जगह हाथी की सूंड रखी है और हैदर उस सूंड को पकड़े हैं, जिसमें अशरफियाँ खन गिर रही हैं। दूसरी ओर जनरल स्मिथ संधि पत्र हाथ में लिए हुए अपने हाथ से अपने तलवार के 2 टुकड़े कर रहा है। अंग्रेज़ों की इस हार का असर ये हुआ कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया की कंपनी की दर 40 से 10% रह गई और हैदर और टीपू के बाद सुनकर कंपनी पर खलबली मच गई। इसके बाद हैदर अली ने नाना फडणवीस से मिलकर अंग्रेज़ों को मात दी। अंग्रेज़ घबरा गए, लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे नाना फडणवीस की आशाएं चूर चूर हो गई। जबकि अंग्रेज़ों के लिए हैदर की मृत्यु वरदान साबित हुई। हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक का शासक बना। अंग्रेज़ों ने भी उसे भी चैन से बैठने नहीं दिया, उसको बदनाम किया, उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में सुलझाए रखा। लेकिन टीपू भी अंग्रेज़ों के लिए दहशत था, उसके नाम से खौफ खाती थी। लेकिन अंग्रेज़ में ही भी अपनी लोगों के विश्वासघात का शिकार बना अपनी अंतिम सांस तक बहुत बहादुरी से लड़ा। वह कहा करते थे कि 2 दिन शायर की तरह जियो, ज़्यादा अच्छा, बल्कि 200 साल चाहे भेड़ की तरह। श्री रंगपटक आज भी उनके धैर्य और वीरता के सबूत हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।